नमस्कार, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं नप्रवा लाइव। आज की हमारी इस खास शो बातचीत में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं का नाम है प्रदीप कुमार भैया जी। प्रदीप जी एक समाज सेवी हैं एवं दिल्ली प्रदेश भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं पूर्वांचल मोर्चा का। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे आदरणीय प्रदीप जी का। सर, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। मैं आपके शो में आपका नव प्रभा लाइव में के दर्शकों को मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके शो में आके मुझे अच्छा लगा। आप लोग अच्छा चैनल चला रहे हैं, इसके लिए आपको साधुवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि हमें कहीं से यह पता चला कि आपको डॉक्टरेट की भी उपाधि मिली है, यानी डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, जो कि आपको मैं जानना चाहूंगा कि आपको किस यूनिवर्सिटी से इसकी उपाधि मिली और क्या वजह थी कि डॉक्टरेट की उपाधि आपको मिली। मैं समाज सेवा में काफी रहा। इससे मेरे शिक्षा बीकॉम LLB और है, लेकिन समाज सेवा में काफी सक्रिय अग्रणी भूमिका रही कोरोना काल में। इस सब में तो उसको देखते हुए भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी पीस एंड यूनिवर्सिटी से मुझे जो है डॉक्टरेट की डिग्री दिल्ली के अंदर 2020 में नवाजा गया। एक सम्मान दी यूनिवर्सिटी ने। तो आप देश में समाज में सेवा करेंगे तो कोई न कोई आपको सम्मान देता ही है। और मेरा ये मानना है कि आप माँ भी जो है, जब आप अच्छा काम करते हैं, घर का काम बढ़िया करते हैं, तो माँ का हाथ भी सर पर जब पड़ जाता है तो वो भी मेरे लिए डॉक्टरेट की डिग्री के बराबर है। बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही कि माँ का हाथ भी अगर पड़ जाता है तो वो भी डॉक्टरेट की डिग्री के बराबर है। मुझे ऐसा लगता है कि आज की युवा पीढ़ी के लिए यह एक बहुत बड़ी बात कही प्रदीप जी ने। सर, आपने शुरुआत में ही बताया कि आप समाज सेवक के रूप में आपने काम किया, तो मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा और मैं आपकी एक वो यात्रा जानना चाहूंगा जिस यात्रा को आपने अभी तक, वो एक कारवां आपका चलता आया। जब आप अकेले निकले थे, अकेले वो कारवां बढ़ता बढ़ता आज एक बड़ा काफिला आपके साथ तैयार हो गया। तो बस एक अगर संक्षिप्त परिचय आप अपने जीवन यात्रा की दे दे तो हमारे दर्शकों के लिए जानने में और आसानी होगी। मेरा जन्म बिहार में हुआ, मधुबनी जिला में। मेरी कर्म भूमि, मेरा नाना मामा का गांव दरभंगा रहा। मेरी कर्म भूमि मुजफ्फरपुर रहा। मैंने शिक्षा दीक्षा वहां से पाया। बचपन में संघ और शाखा में जाना ना हुआ, पढ़ाए जाते ही थे उसी में। और उस समय जनसंघ हुआ करते थे। अच्छा। तो उस समय वार्ड काउंसलर होते थे मुजफ्फरपुर में, तो उसके लिए भी कैंडिडेट नहीं होते थे। तो लोग पकड़ पकड़ के आपको खड़ा करते थे। इस तरह से 5-6 आदमी समाज के आके उसको खड़ा करते थे और उसको फिर जिताने का काम करते थे। तो शहर में जनसंघ का अच्छा था। और उस समय से हम लोग थे। उस समय दीवार रंगा जाता था, स्नेक कट के उसमें दिया छाप का ये होता था और चुनाव होते थे उस समय। उसके बाद शिक्षा दीक्षा भी चलती रही, यही परिवेश रहा। और सब दिन से समाज के प्रति क्लास में भी मॉनिटर रहा। उसके बाद कॉलेज गया मुजफ्फरपुर। फिर 74 का आंदोलन हुआ। उस समय हम लोग 9th-10th में थे। तो उसी समय आंदोलन में काफी सक्रिय भूमिका निभाने का मौका मिला। फिर जनता पार्टी बनी। हमारे यहाँ जॉर्ज फर्नांडिस चुनाव लड़े। मुजफ्फरपुर की जनता जेल की हथकड़ी तोड़ेगी
वो हम लोगों ने तोड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद कॉलेज वॉलेज गए, ये सब यात्राएं रही। फिर मैं 91-92 में दिल्ली आ गया। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि स्कूल में मॉनिटर रहा, एक कॉलेज में भी आप जो छात्र राजनीति होती है उससे भी सक्रियता आपने दिखाई, तो कहीं ना कहीं ये हम मान सकते हैं कि एक नायक की भूमिका जो थी वो आपको बचपन से ही आपके अंदर थी, क्योंकि कहते हैं कि वो एक कुशल नेतृत्वकर्ता वही हो सकता है जो जाने की नेतृत्व की क्षमता क्या होती है, जो आपने बखूबी आपके जो एक जो जानकारी मिली उससे हमें पता चलता है। सर, जैसा कि आपने कहा कि मधुबनी से आप, मधुबनी यानी कि मिथिला, माता जानकी की जन्मभूमि है वो, आप एसोसिएटेड भी हो भाजपा जो है कि माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की पार्टी है, उनकी पार्टी नहीं है, वो उस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। तो अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया, ठीक है, लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, पर एक तरह से कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जो बिहार में जो माता जानकी की मंदिर है कहीं ना कहीं वो एक बदहाली में चली गई, या उनको उस तरह का पहचान नहीं दे पाई, चाहे बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। मैं बस एक आम राय आपकी जानना चाहूंगा। पुनौरा धाम है, जनकपुर नेपाल में है जी और उसके बगल में सीतामढ़ी के बगल में पुनौरा धाम है जी। वहां पर पहले से 25-26 बीघा जमीन जो है जी सीता जी के मंदिर बनाने के लिए लिया गया था जी। और संघ के द्वारा वो कार्य हो रहा है और उसके कामेश्वर चौपाल जी देख रहे हैं, उसमें मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। और उसके बाद अभी जो है बिहार सरकार ने जमीन दी है, तो 70-75 एकड़ जमीन हो गई, जितना अयोध्या जी का जमीन है उससे भी कम नहीं, उससे ज्यादा ही। और आने वाले समय में मां का भव्य मंदिर बनेगा, क्योंकि वहां पर कोई मुकदमाबाजी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 500 साल इंतजार करना पड़ा, जी जी। बाबरी मस्जिद से लड़ना पड़ा, जी जी। वहां पर इस तरह का कोई बात नहीं है, विवाद नहीं है। हाँ, विवाद नहीं, बिल्कुल। इसलिए मां जानकी का मंदिर जो है अविवादित और बहुत विश्व स्तर का, जी। और जो विश्व के लोग आएंगे वो सीतामढ़ी जरूर जाएंगे। चलिए, ऐसा वहां मंदिर बनेगा और ऐसा उस इलाके का विकास भी होगा। चलिए। और आज अयोध्या में देख लीजिए, अयोध्या में जमीन का भाव क्या हो गया, और अयोध्या में इतने लोग जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग चाहे कहीं के भी हों, भगवान राम पुरुषोत्तम राम का दर्शन करने जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से राम जी का ससुराल कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल, मिथिला है। क्या मिथिला है? जी जी। तो मिथिला में सीता जी केना रही? बिल्कुल है ही। आज जनक जी के, राजा जनक का महल, जी जनकपुर धाम, जी। तो इससे नेपाल का भी विकास होगा। जी, मतलब कि हम मान सके छिए जे कि आवे वाला समय में जना राम मंदिर अयोध्या में बनले हैं, वही माता जानकी के मंदिर मिथिला में अवश्य बनते। एकदम एकदम, माने एकरा जो जे देर हो रहे है, हाँ। से हो रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अगला प्रश्न हम यही जानना चाहेंगे कि आप, चूंकि आपने बताया कि 92 ईस्वी में आप दिल्ली आ गए, 92 में, 92 में, और उसके बाद से आप निरंतर आप समाज सेवा में अपने आप को कह सकते हैं कि आपने झोंक दिया, लोगों के लिए एक कर्मठता पूर्वक आपने काम किया, जमीन से लेके एक ऊंचाई तक के लोगों को आपने अपनी कर्मठता से आपने लोगों को एक मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की। सर, ये जानना चाहेंगे कि क्या आपने कभी चुनाव लड़ा, या कभी ऐसी इच्छा होगी कि हाँ मैंने इतने काम किए हैं तो पार्टी को भी मुझे टिकट देना चाहिए, या मैं भी चुनाव लड़ता, मेरा भी यह अधिकार है, इस तरह की कभी विचार आया है या नहीं? देखिए, काम करने पर पार्टी देती है टिकट, और ये
2-3 बार मेरे साथ ऐसा बना। जी चूंकि मैं समाज सेवा में ज्यादा रहा, पार्टी के पद उद्योगों के पर कम रहा। पिछले ही बार जो इसके पहले मैं पूर्वांचल में कोषाध्यक्ष था, अभी मैं प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ पूर्वांचल मोर्चा में। अभी मुझे पार्टी ने चांदनी चौक लोकसभा का पूर्वांचल के तरफ से प्रभारी बनाया है चुनाव के दृष्टिकोण से। किस पार्टी से? बीजेपी, भाजपा। क्या कि मेरा परिवेश शुरू से जनसंघ रहा, फिर जनता पार्टी बनी, फिर 85 में जो है दोनों में विघटन हुआ और बीजेपी बन गई। और दिल्ली आने के बाद सवाल ही नहीं था कि हम कांग्रेस में कभी जाएं या बात करें, तो बीजेपी में ही रहे। ये अलग बात है कि उस समय बिहार के लोग या ये नहीं थे, इस कारण नहीं मुझे, लेकिन आगे मुझे ऐसी आशा है मेरे शीर्ष नेतृत्व पर जी, तो मेरे वो काम को देखते हुए वो मेरी ईमानदारी को ऐसा सोचेंगे जी। ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है चुनाव लड़वाना जी तो भाजपा में एक कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ सकता है जी। किसी का बेटा होना, किसी बड़े आदमी का ये होना बड़ी बात नहीं है। ये बात तो भाजपा में परिवारवाद की छाप नहीं, आप यह कहना चाहते हो? वो तो नहीं है। बिल्कुल। चलिए सर, मैं बस यही आपसे यही जानना चाह रहा था कि जैसा आपका एक जुड़ाव रहा बिहार से, और कहते हैं कि जो जननी जन्मभूमिश्च, यानी कि जो जन्मभूमि होती है वो माँ से भी बेहतर होती है, और जो भाषा होती है वो मातृत्व की क्षमता को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो जन्म बिहार में हुआ, वही मिथिला के पावन भूमि में हुआ, तो आज आप किस तरह से देखते हो बिहार को? क्योंकि जब हम या जो भी हमारे जैसे युवा या कोई भी एक जो हमसे भी उम्र में बड़ा हो, एक उम्र के बाद वो सोचता है कि हर किसी को पसंद है, क्योंकि हमारे कुछ मित्र गुजरात में भी हैं, उनसे अगर आप ये पूछो कि साहब यहां से छोड़ के मैं तुम्हें 60 इतने रुपए दूंगा, चलो बाहर, किसी वो नहीं जाना चाहते। लेकिन एक उत्तर भारत की ये समस्या, मैं सिर्फ बिहार की नहीं बोलूंगा, लेकिन बिहार और यूपी, ये दो राज्य की ये प्रमुख समस्या है। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, बिहार में आपकी गठबंधन की सरकार है नीतीश कुमार जी के साथ। तो घुमा फिरा के मैं इतना बात नहीं करूंगा, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पलायन का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बिहार में आज के दौर में सबसे बड़ा है। एजुकेशन का सेक्टर जो है वो बिहार में गिरता जा रहा है। पहले एक जो गवर्नमेंट सर्विसेज की एग्जामिनेशन होती थी पटना में, उसका एक बड़ा हब हुआ करता तैयारी करने के लिए, लेकिन लोग आज ना एजुकेशन प्रॉपर मिल पा रहा है, ना रोजगार मिल पा रहा है, भुखमरी की समस्या है। तो लोग जो इतना पलायन कर रहे हैं, तो चूंकि आप दिल्ली में स्थापित हो, माननीय मोदी जी का भी यहाँ पर एक अच्छा वो रहता है, नेटवर्क है, एक अच्छा स्पेस है, तो कहीं ऐसा नहीं लगता है, इसमें दो प्रश्न आएंगे, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आप बिहार की इन पिछले सालों में उन्होंने अनदेखी की है केंद्र सरकार ने, या फिर जो आपकी गठबंधन की सरकार रही है इनकी नीतीश कुमार जी की, उन्होंने कुछ काम नहीं किया? क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार है आपके इस पर? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है जी। जब से आज 10 वर्ष पहले 70 वर्ष तक तो कांग्रेस का बीच में कुछ मिला जुला सरकार बना, थोड़ा वो फैसला नहीं ले सकती थी जी। जैसे हम ही लोग पहले बार 19 में जीत के आए, तो हम उस ताकत में नहीं थे, 370 नहीं हटाए। जब हम ताकत में आए तो 370 भी हटाए। पहले हमसे पूछा जाता था कि राम मंदिर का तारीख, तो हम तारीख भी बता दिए, मंदिर भी बन गया जी। और उनको न्योता दिए तो उन्होंने बहिष्कार भी किया, तो नाम नहीं करना चाहूंगा। तो इस तरह से, और हमारे गठबंधन का नीतीश जी का साथ, हमारा गठबंधन की सरकार थी, हम लोग साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्होंने पाला बदल के दूसरे के साथ चले गए, और फिर उनको ऐसा एहसास हुआ कि काम तो हम भाजपा के साथ ही मिलकर कर सकते हैं, इनके साथ मिलेंगे तो नौकरी के बदले जमीन लेना पड़ेगा। इस कलंक से बचने के लिए नीतीश जी फिर दोबारा हमारे पास आए, और आने के बाद मोदी जी का हरदम बिहार के प्रति एक बहुत सॉफ्ट ये है, अच्छा, कि बिहार विकसित बिहार। अभी आपको शहनवाज हुसैन जी थे,
तो 8-10 मिलें लगी हैं बिहार में। जी, उद्योग मंत्री थे उस समय। हाँ, सबको लाइसेंस दिया गया और उसमें अच्छी सब्सिडी भी लगाने में दी गई, जिसके कारण वो लग भी गई है और चल भी रही है। और जो शुगर मिल की बंद थी उनको भी चालू करने की बात है। आने वाले समय में बिहार में लैंड का भी दाम बढ़ रहा है और आने वाले समय में बिहार में आपको वो हर चीज मिलेगी जो बाहर नहीं मिलेगी। और हमारे नितिन गडकरी जी ने सड़क का जाल नेशनल हाईवे हमारे मिथिला होके निकाल दिया, जो पहले बरौनी होके सिलीगुड़ी जाना पड़ता था, बहुत शॉर्टकट से चले जा सकते हैं। तो यातायात का भी, ट्रेन का भी, और ये सारी चीजें होने के बाद अब बिहार पहले वाला बिहार नहीं रहेगा। 2-4 सालों में आप देखेंगे बाहर के लोग बिहार आके जमीन खरीद के बसना चाहेंगे, ऐसा विकसित बिहार हमारा बनेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। बिल्कुल हम भी चाहेंगे कि किसी भी प्रदेश की उपेक्षा ना हो, किसी भी प्रदेश को उनका जो अधिकार है वो उससे वंचित ना हो। और उम्मीद करते हैं कि आपने जो अभी ये बात कही, यही मानसिकता, यही एक विचारधारा जो है, जो भी केंद्र में सरकार है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि हम तो मीडिया है, ऐसे भी हम बदनाम है कि हम किसी एक के प्रति ज्यादा वो हो जाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम तो चाहेंगे किसी की भी सरकार आए वो ऐसा काम करे बिहार के लिए भी, उत्तर भारत के लिए भी। ठीक है सर, तो अब मैं, चूंकि अब काफी वक्त हो चुका है, तो जाने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि दिल्ली में कितनी सरकार बनने वाली है, किसकी सीटें आने वाली है? दिल्ली में पहले भी 7 जीते हुए थे और उसको फिर दोहराएंगे और तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे जी। और इसमें कोई शंका और ये नहीं है। और चाहे जितनी गालियां विपक्ष के लोग बके नरेंद्र भाई मोदी को, वो उतने ही मजबूत हो रही है और सारी जनता जो है सुन रही है और जनता इसको पसंद नहीं कर रही है और वो नहीं चेतेंगे, गाली बकना नहीं छोड़ेंगे, तो वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, हमारा नुकसान नहीं कर रहे हैं। ताकि जनता, भारत की जनता ये पसंद नहीं करती है। बिल्कुल, यानी कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार, वो नारा अपनी बुलंदी, नारा नहीं है। हाँ। प्रधानमंत्री एक दिन में पर डे 2500-3000 किलोमीटर चलते हैं। विपक्ष का नेता कौन सा 2500-3000 किलोमीटर चलते हैं? ये सारे इंडी के मिलके ही 2500 नहीं चलते हैं। तो 2500 किलोमीटर चलने वाला व्यक्ति लोगों के संपर्क में है, वो रगड़ग से भाजपा कभी बैठ के बार रूम से जनता की सेवा नहीं करती है, जमीन पर करती है। जब तक आप जमीन पर नहीं जाओगे, लोगों के साथ मिलोगे नहीं, घर घर नल नहीं पहुंचाओगे, घर घर राशन कार्ड नहीं पहुंचाओगे, घर घर आयुष्मान योजना नहीं भेजोगे, घर घर आप मेडिकल सुविधा नहीं, कितना मेडिकल कॉलेज खोल दिया गया, कितना एयरपोर्ट खोल दिया गया, कितनी ट्रेनें चल गई, तो ये सब चीजें जनता को नजर आ रहा है। हमारी माताओं को गैस सिलेंडर मिल रहा, पहले कभी गैस सिलेंडर के लिए आपको दिन भर लाइन में लगा रहना पड़ता था, तो आके हमारी माता बहनों का आज गैस सिलेंडर को कोई पूछ नहीं रहा। ये मोदी जी का देन है। तो मोदी जी को हर महिलाएं चाहती हैं और वो किसी में ये नहीं करते कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये फलाना है, ये उनकी 4 जातियां, समझे नहीं जी। बस तो अब जाते जाते हम बस आपसे बस एक ही विनती करना चाहेंगे, एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आप प्रवासी जो उत्तर भारतीय उनके लिए कुछ खास संदेश देना चाहते हैं कि आप दिल्ली आ रहे हो तो किस लिए आओ, क्या करो, क्या ना करो, इस तरह से एक छोटी सी कोई आप संदेश अगर देना चाहते हैं उनके लिए। प्रवासी कोई नहीं आ रहे, काम धंधा के सिलसिले से आते हैं, जो यहाँ आए हैं 30-20 वर्ष से अपना मकान सब बसा लिए हैं और हमारे बिहार में एजुकेशन पढ़े लिखे लोग आते हैं। आना जाना कहीं ये नहीं है, लेकिन अपने बिहार में जब हो जाएगा तो जो मजदूर टाइप के जो माने जो रोजी रोटी पर काम करते हैं, ये फैसिलिटी जब हमारे यहाँ हो जाएगी बहुत ज्यादा थी में
धीरे धीरे हो रहा, उसमें भी कमी आई है। अब ऐसा नहीं है। और हमारा बिहार का गौरव महात्मा बुद्ध की धरती है, इसलिए काफी बढ़ेगा और अच्छा रहेगा, ऐसा मानना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका अनमोल समय हमें देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो ये समाज सेवा की यात्रा है वह निरंतर यूं ही बढ़ते रहे। ऐसे ही प्रवासी और गैर प्रवासी, आप हर किसी के लिए, मैं कहूंगा कि हर एक इंसान के लिए आप एक उज्जवल समाज सेवी के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में आगे बढ़ते रहे। बस यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके चैनल को, आपके दर्शकों को मेरा प्रदीप भैया जी का बहुत बहुत नमन और धन्यवाद। आप लोगों का जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए। और मैं भारत की जनता से अपील करूंगा, आने वाले चुनाव में जहां कमल देखें, कमल को आप वोट दें, कैंडिडेट को कमल को वोट दें, जय हिंद, जय भारत।